कुछ राजनीतिक गतिविधियां जो है दोनों दलों की तरफ से और जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की तरफ से चल रही है, निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं, जो वातावरण आज देश के अंदर है, उसको ध्यान में रखते हुए इस देश हित में बहुत लाजमी है कि वर्तमान जो हुक्मरान हैं उनको सत्ता से बाहर किया जाए। देश में हिमाचल हालांकि छोटा राज्य है, 4 सांसद यहाँ के हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर संसदीय क्षेत्र का और हर सांसद का अपना देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसमें सरकार के गठन में महत्व है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है जहाँ केंद्र सरकार के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर इन चुनावों में चर्चा होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश से संबंधित भी बहुत से ऐसे बातें और मुद्दे हैं जो इन चुनावों में उठ भी रहे हैं और आगे उठेंगे। कि मैंने जैसे कि कहा, पहाड़ी राज्य है और अर्थदशा जो हिमाचल प्रदेश की है उतने संसाधन नहीं है हिमाचल प्रदेश में कि उन संसाधनों के दम पर, रिसोर्सेज के दम पर हिमाचल प्रदेश जो है अपनी पैरों के ऊपर आर्थिक तौर पर खड़ा भी हो सके और आगे भी बढ़ सके। जब हिमाचल का गठन हुआ तो उस वक्त भी इस सोच को ध्यान में रखते हुआ था हिमाचल के संसाधनों के विषय में जिन नेताओं ने हिमाचल का गठन किया उनको भली प्रकार मालूम था कि हिमाचल प्रदेश केंद्र की मदद के बिना जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए। और चाहे इंदिरा जी रहीं, चाहे मनमोहन सिंह रहे, चाहे राजीव जी रहे, चाहे नरसिम्हा राव जी रहे, यहाँ तक कि मैं किसी हद तक कहूँ तो वाजपेयी जी ने भी हिमाचल प्रदेश को एक पहाड़ी राज्य की तर्ज के ऊपर अपने प्रधानमंत्री काल में जो है वो थोड़ी बहुत राहत देने का काम जो है किया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में पिछले 10 साल का जिस देश के अंदर का शासन है, उस शासनकाल में लगातार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार हिमाचल प्रदेश में थी पिछले 5 वर्षों में, भाजपा जितने मर्जी दावे करे कि डबल इंजन की सरकार थी और हमने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। सच्चाई ये है कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली जो भाजपा की सरकार थी उसके शासनकाल में लगातार आर्थिक रूप से कमजोर हुआ और केंद्र की और हिमाचल प्रदेश की जो डबल इंजन सरकारें थी उनके शासनकाल में हिमाचल प्रदेश आर्थिक बर्बादी की राह के ऊपर आगे बढ़ा और इन दोनों सरकारों ने आर्थिक तौर पर देश को कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सरकारों ने, जयराम की सरकार ने एक फार्मूला बनाया, कर्ज लो काम चलाओ। और जब हमें सत्ता मिली हिमाचल प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, तो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी खराब हो चुकी थी कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे जो थे हिमाचल सरकार के पास नहीं थे। प्रदेश आज पुणे जो है वो एक नॉर्मल सामान्य जो एक स्थिति है उसमें पहुंचा है, विकास को भी गति मिली है और दूसरे कार्य जो प्रदेश में होने चाहिए वो भी हुए हैं। उपरांत प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे और उस दिशा में मजबूत फैसले किए और उन फैसलों की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लेकिन क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार बनते ही केंद्र की सरकार ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो थे वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर लागू कर दिए, जिसमें जो प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा थी उसको कर्टेल किया गया। फॉरेन फंडिंग से जो डेवलपमेंटल स्कीम्स प्रदेश में चलाई जाती थी, जिनको अंजाम दिया जाता था, उसकी लोन की जो लिमिट है फॉरेन फंडिंग की, उसकी कैपिंग की गई। हर तरीके से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से अस्थिर करने का काम जो है वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के इतिहास में 1905 में भूकंप आया था, तब हमारा ये कांगड़ा जिला जो था वो हिमाचल में नहीं था, देश भी आज़ाद नहीं हुआ था।
तब हिमाचल और इसकी तो बात ही कोई नहीं रहा। उसके बाद का सबसे बड़ा डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया और इस डिजास्टर के दौरान हिमाचल और हिमाचल के लोगों को जैसे किसी अनाथ बच्चे को छोड़ दिया जाता है, उस तरीके से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ दिया। हिमाचल के लोगों का दुख, हिमाचल के लोगों का दर्द, हिमाचल के लोगों की पीड़ा ना केंद्र के नेतृत्व ने समझी, ना हिमाचल प्रदेश से जो सांसद सेंटर में थे, चाहे वो अनुराग ठाकुर थे, चाहे वो किशन कपूर थे, चाहे वो मंडी से तो प्रतिभा सिंह जी आवाज़ उठाती रही, उन्होंने संसद में भी उठाया, प्रधानमंत्री से भी मिली, अमित शाह से भी मिली, गडकरी से भी मिली, लेकिन उनके कश्यप थे सांसद, एक भी सांसद ने, जिनमें से एक तो केंद्र में मंत्री भी थे अनुराग ठाकुर। उन स्थितियों में हिमाचल प्रदेश का जो दुख था, हिमाचल प्रदेश की जो पीड़ा थी, उसके प्रति केंद्र सरकार के समक्ष ना तो कोई आवाज़ उठाई, ना केंद्र से हिमाचल प्रदेश को किसी प्रकार की सहायता देने में कोई भूमिका निभाई। यहाँ तक कि जो हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, जब विधानसभा के अंदर केंद्र से स्पेशल पैकेज और नेशनल डिजास्टर घोषित करने को लेके एक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश की संकल्प पत्र हिमाचल प्रदेश की सरकार लेकर आई, हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उस संकल्प पत्र के भी खिलाफ खड़े हुए, विरोध में खड़े हुए, उसका भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में उस डिजास्टर से बहुत कुशलतापूर्वक इस प्रदेश को बाहर निकाला। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं ने, कल बिंदल जी भी यहाँ आए थे, आज कोटा में इनका सम्मेलन है, उसमें भी कुछ नेता प्रदेश से आए होंगे। तो अब बिंदल जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बिंदल जी, आप मात्र कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के रह गए हैं। आपके अध्यक्ष के रूप में तो कोई कार्यप्रणाली नहीं है। आप तो रोज कहीं ना कहीं पहुंच के पत्रकार वार्ता करते हैं और मुझे लग रहा है यही काम आपको दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अध्यक्ष के रूप में तो आप काम कर ही नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश का नेतृत्व किया भी, आगे कर भी रहे हैं। आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया जो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को कलंकित करने वाली है, एक बदनुमा दाग लगाने वाली है। हिमाचल प्रदेश ईमानदारी के लिए, हिमाचल प्रदेश निष्ठा के लिए, समर्पण के लिए जाना जाता है और यहाँ के जो लोग हैं अपने भोलेपन के लिए जो है वो पूरे विश्व में प्रख्यात हैं, पूरे विश्व में मशहूर हैं। लेकिन यहाँ खरीद फरोख्त की राजनीति करके, धनबल की राजनीति करके, दल बदल की राजनीति करके आपने जनादेश से बनी एक सरकार, जिसको अभी सत्ता में आए मात्र 14 महीने का समय हुआ था और जब ये घटनाक्रम हुआ तब तो 12 ही महीने का समय हुआ था, उस सरकार को षड्यंत्र करके आपने गिराने का प्रयास किया, गिराने की अटेम्प्ट की। और जो लोग कांग्रेस पार्टी से इस षड्यंत्र में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में गए, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर किया है। आप लोगों ने, जिसको पॉलिटिकल सुसाइड बोलते हैं, वो कमिट की है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर और उनके साथ हाथ मिला के इस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करके, क्योंकि आप भी उसी कांग्रेस का हिस्सा थे जिस कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जयराम के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ 5 साल संघर्ष किया और उसकी जो जन विरोधी नीतियाँ थी, सड़कों के ऊपर मीडिया के माध्यम से हर लिहाज से उसका विरोध किया और जिन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी भारतीय जनता के खिलाफ, वो मुद्दे आज भी जीवित हैं। नौकरियां देने वाला जो संस्थान था वो कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया। बिंदल जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि वो नौकरियां देने वाला संस्थान जिसको आप कह रहे हैं, आपके शासनकाल में वो नौकरियां देने वाला संस्थान नहीं, नौकरियां बेचने वाली दुकान बन गई। और उस नौकरियां बेचने वाली जो दुकान है
उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंद किया है। और आपने तो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी बेईमानी की है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कोई ऐसा इम्तिहान उस दुकान के माध्यम से, जिसको मैं कहूँ, जिसको मैंने दुकान की संज्ञा दी, नहीं हुआ, जिसके पेपर न बिके हों, जिसके पेपर लीक ना हुए हों, और आज आप उसको नौकरी देने वाला संस्थान कह के उसके ऊपर अफसोस कर रहे हैं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के युवाओं से कि आप लोगों के शासनकाल में इस प्रदेश के अंदर शर्मनाक तरीके से जो है वो जो मेरिटोरियस बच्चे थे, अनएम्प्लॉयड यूथ थे, उनकी सिलेक्शन होने की बजाय जिन लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके पेपर खरीदे, जिनकी क्षमता पैसे खर्च करने की थी, जो मेरिट में जो मेहनत करने वाले बच्चे थे उनसे पीछे थे, उन लोगों को नौकरियां आपके शासनकाल में दी गई। बेईमानी की आपने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से मत मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली जब आप सरकार में थे तब भी जन विरोधी रही है, और जब आप विपक्ष में चले गए तब भी आप हिमाचल और हिमाचलियों के साथ खड़े नहीं रहे। आपकी तमाम जो कार्यप्रणाली विपक्षी दल के तौर पर रही है, विपक्ष के नेताओं के तौर पर रही है, हिमाचल विरोधी रही है, और हिमाचलियत के खिलाफ आप खड़े रहे हैं। हमें पता है कि अब नरेंद्र मोदी जी भी कुछ दिनों में हिमाचल का रुख करने वाले हैं, उनसे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो देश का जो संविधान है, उस संविधान की जो व्यवस्था है उसको तार-तार करने में लगा है। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारे संविधान में देश के सब नागरिकों को समान अधिकार है। मंत्री अपने भाषण में, अपने संबोधन में देश के एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करता है। जब एक संप्रदाय विशेष को लेकर उसका उपहास उड़ाने का काम करता है तो वो देश के संविधान और देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, मैं समझता हूँ उसका भी उपहास उड़ाता है, उसकी भी धज्जियां उड़ाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठा व्यक्ति, जो दुर्भाग्य से इस देश का प्रधानमंत्री है, उनका जो आचरण है, उनकी जो भाषा है, उनके जो संबोधन है, वो देश की एकता को खंडित करने जो है उसको उत्साहित करते हैं। तो वो भी हिमाचल प्रदेश आएंगे। अब हिमाचल प्रदेश ने जो झेला है वो सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं उसको। और हमने ओपीएस दिया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, और उसके लिए केंद्र की सरकार ने हिमाचल सरकार को और हिमाचल के लोगों को दंडित किया। कैसे? के शासनकाल में, जयराम की सरकार के समय में उसको बढ़ाया गया। हमारी सरकार के शासनकाल में जब हमारी सरकार आई उसको कम कर दिया गया। और इसी के साथ जो फॉरेन फंडिंग से जो स्कीम्स होती हैं, उसकी जो फॉरेन फंडिंग है उसके ऊपर कैपिंग है। और सबसे ज़्यादा जो 9,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों का केंद्र सरकार के पास है, उसके ऊपर कुंडली मार के जो है वो केंद्र की सरकार बैठ गई। वो पैसा जो है वो केंद्र की सरकार हिमाचल को नहीं दे रही। तो हर लिहाज से, हर नज़रिए से और हर अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसने हिमाचल के साथ भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार किया है। और मैं फिर कहूँगा कि जो डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस डिजास्टर के समय में जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का अभिभावक होता है प्रधानमंत्री के रूप में। और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी भी इस देश और देशवासियों के अभिभावक होने चाहिए थे, लेकिन वो अपनी उस भूमिका को निभा नहीं सके। उन्होंने एक राजनीतिक खुन्नस हिमाचल प्रदेश के प्रति रखी कि यहाँ के लोगों ने मेरी तमाम जनसभाओं के बावजूद, तमाम अनुनय विनय के बावजूद, तमाम मेरे लच्छेदार भाषणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में पराजित करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपी। और वो खुन्नस कहीं ना कहीं उनके मन में थी, और उस खुन्नस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की डिजास्टर के दौरान, जब यहाँ के लोग उनके आंसू रो रहे थे और जब सैकड़ों लोग जो थे वो मौत के मुंह में चले गए और हज़ारों करोड़ रुपए की प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो है हिमाचल प्रदेश में लॉस हुआ, आपने आंखें फेर ली। राहत देना तो दूर,
आप हिमाचल प्रदेश का रुख भी आपने नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जवाब होंगे, सवाल होंगे। और कांग्रेस पार्टी के विषय में मैं आज इतना भी कहूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके खिलाफ नहीं है तो आप घोषणा करें उसको। आपका जो केंद्र का जो आपका जो किसको क्या बोलते हैं आप, उसको संकल्प पत्र बोलते हैं या कभी दृष्टि पत्र बोलते हैं, जिसमें कोई दृष्टि नहीं होती, कोई संकल्प नहीं होता। आपने उसमें क्यों नहीं उसको लिखा? आप कर देते। अगर आप उसके विरोधी नहीं हैं तो आप अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करते कि भाजपा की सरकार अगर केंद्र में आती है तो पूरे देश में ओपीएस लागू करेगी। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही केंद्र की ओपीएस को बंद किया था और ओपीएस जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी ने लागू की है उन प्रदेशों की सरकारों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दंडित किया। राजस्थान में हमने किया था, राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है और अब जो नई नौकरियां राजस्थान में सरकारी नौकरियां मिल रही हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट बच्चों की हो रही है, लोगों की हो रही है, उसमें एनपीएस के उसके जो है वो उसमें उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें एनपीएस का जो है वो अंडरटेकिंग उसमें ली जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित तौर पर ओपीएस के मुद्दे के ऊपर डरी हुई है, सहमी हुई है। और ये जो 9,000 करोड़ रुपया जो हमारे कर्मचारियों का केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश में मुद्दा है। भाजपा बैकफुट पर है इस मसले के ऊपर और कर्मचारी जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बख्शने वाले नहीं है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे विपरीत है। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि अगर उनके ओपीएस के विरोधी नहीं है तो अपना जो उनका केंद्र का मैनिफेस्टो है उसमें उसको शामिल कराएं कि हम ओपीएस देंगे।